Hello everyone, welcome to WiQuest Academy, a place that builds you. WiQuest Academy में आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग कवर करेंगे फ्रॉम बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर फुल ऑफ चैलेंजेस। The most pressing concern was the national unity and territorial integrity of India. The story of independence India began the following challenges that were negotiated in the first decade after 1947. इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे जो इंडिया के आज़ाद होने के शुरुआत के कुछ साल थे वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरे हुए थे और कैसे नेशनल यूनिटी और इंटीरियल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक प्रेसिंग कंसर्न बनता है, एक प्रेसिंग मुद्दा बनता है हम लोगों के लिए और कैसे हम इन चैलेंजेस के साथ नेगोशिएट करते हैं फर्स्ट डेकेड्स के। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कैसे हमारी आज़ादी के साथ साथ हमें फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम तो मिलती है बट वो बंटवारे के साथ मिलती है और कैसे हम लोग एक लार्ज स्केल पे वॉयलेंस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और जो सेक्युलर इंडिया का आइडिया है वो कैसे चैलेंज होता है, हम ये सब चीज़ें देखेंगे। द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे कैसे हमें रियलाइज होता है कि हमें हमारी इंटरनल बाउंड्रीज द कंट्री को दोबारा से रीड्रॉ करने की ज़रूरत है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हैं कैसे इंडिया ने स्ट्रगल किया अपने कुछ शुरुआती सालों में आज़ादी के बाद, कैसे आज़ादी के साथ साथ हमारा बंटवारा होता है और हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कैसे प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करा जाता है और कैसे इंटरनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ की बात शुरू होती है। चैप्टर को अब शुरू करते हैं। At the hour of midnight on 14-15 August 1947, India attained independence and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. He addressed the Constituent Assembly with his famous Twist and Destiny speech and set two goals for the independent India. जैसे कि हम सबको पता है 15 अगस्त को हम लोगों को फ्रीडम मिलती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपनी फेमस ट्विस्ट एंड डेस्टिनी से संबोधित करते हैं और इसी स्पीच में वो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए दो गोल्स को तय करते हैं जिसमें से पहला गोल था कि वी नीड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू रन आवर कंट्री। हमें हमारे देश को चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो लोग खुद चुने और वो गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम करे। दूसरा गोल जो था उन्होंने रखा था द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। जो गवर्नमेंट बनेगी, जो चलेगी, चलाएगी हमारे देश को, वो सभी के लिए काम कर उसे सभी के लिए काम करना होगा, खासकर गरीब के लिए और जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं उन सभी के लिए। ये चैलेंजेस जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे और बट जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो है काफी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुआ है और हमारी आज़ादी के साथ साथ बंटवारा भी साथ साथ होता है। हम लोगों ने काफी वॉयलेंस ट्रॉमेटिक ईयर फेस किया 1947 का, जहां बहुत बड़ा लेवल पर डिस्प्लेसमेंट होता है और बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस करे। अब हम कुछ थ्री मेन चैलेंजेस की बात करेंगे जो हमने फेस करे इन गोल को अचीव करने के थ्रू दौरान। वो थ्री चैलेंजेस कौन कौन से थे? जो सबसे पहला चैलेंज था वो था वॉज टू क्रिएट अ नेशन। एक ऐसा नेशन बनाना जो यूनाइटेड भी हो और जिसमें सभी विभिन्नता भी हो। एक वो देश जो एक भी हो और जिसमें उसकी जितनी भी विभिन्नता हो सब साथ में रहे, क्योंकि इंडिया जो है वो डाइवर्स रीजन है, डाइवर्स नेशन है जिसके अंदर वाइड रेंज के अंदर लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन्स मिलते हैं। सेकेंड चैलेंज था वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी लेके आना, इस कंट्री में डेमोक्रेसी लेकर आना ताकि जो लोग हैं वो रूल कर सके, लोग अपने लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सके और अपने और उनकी डेवलपमेंट का खासकर ध्यान रखा जा सके। तीसरा जो था वो था was to ensure the development and well-being of the entire society, not some section। तीसरा था कि हमें हमारे पूरे देश का विकास देखना था, पूरे सभी लोगों का विकास लेके चलना था, पूरी सोसाइटी को लेकर चलना था, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर नहीं चलना था। अब अब हम पढ़ेंगे कैसे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन की बात होती शुरू होती है और कैसे ये सब चीजें होती है। 14-15 अगस्त को हम सबको पता है कि दो नेशन बनते हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान।
और ये क्यों बनते हैं? ये बनते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपनी एक थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी, जिसमें वो बोलते हैं कि जो इंडिया है वो दो लोगों से बन के मिला है, हिंदू एंड मुस्लिम, और ये दो लोग एक साथ नहीं रह सकते एक लैंड के ऊपर। और ये इन्होंने ये रीजन दिया और पाकिस्तान की डिमांड करी एज अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम, मुस्लिम के लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड करी, जिसको पाकिस्तान मांगा इन लोगों ने, ये बोलकर कि इंडिया के अंदर दोनों लोग नहीं रह सकते, यहाँ एक ना एक का एक्सप्लॉइटेशन होगा। कांग्रेस ने इस थ्योरी को और डिमांड को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। कांग्रेस अपोज द थ्योरी एंड द डिमांड ऑफ मुस्लिम नेशन, उसने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। बट दैट टाइम इन 1940s इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे और क्लैश चल रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इनके बीच में लड़ाइयां चल रही थी, जिसका फायदा ब्रिटिश उठाती है और वो पाकिस्तान का क्रिएशन कर देती है। अब क्रिएशन तो हो गया, अब बात थी, क्रिएशन तो हो गया, सोच लिया हमने कि हमने पाकिस्तान बनाना है, पर ये बनेगा कैसे, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका प्रोसेस क्या होगा? तो इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना था, गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। पार्टीशन के बारे में सोच तो लिया, पर वो कैसे होगा और उसे कैसे लागू किया जाएगा ये करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। For the partition, they decide to follow the principle of religious majority. बंटवारे के लिए इन्होंने सोचा कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी का फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। इसके अंदर क्या होएगा कि जिस एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी के लोग होंगे वो पाकिस्तान में जाएगा, और जिस एरिया में हिंदू और अदर रिलीजन के लोग होंगे मेजोरिटी में, वो इंडिया के अंदर आएगा। which means that the area with Muslim majority would make up the territory of Pakistan and rest will stay with India. जो मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया है वो टेरिटरी पाकिस्तान में जाएगी और बाकी जो है वो इंडिया में रहेगी। अब इसके बाद भी बहुत बड़ी दिक्कत थी कि कोई भी मुस्लिम मेजोरिटी सिंगल बेल्ट ब्रिटिश इंडिया में थी नहीं, कोई भी ऐसा पूरा एक एरिया नहीं था कि वो सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी का हो ब्रिटिश इंडिया के अंदर। दो एरिया थे जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी, वो थी वेस्ट और ईस्ट। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दो टेरिटरीज से मिलकर बनेगा, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जहां पाकिस्तान आज के दिन में है, और ईस्ट को हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश बन चुका है। और ये जो दो टेरिटरीज बनेगी पाकिस्तान की, उसको जो है इंडिया सेपरेट रखेगा, क्योंकि इसके बीच में इंडिया है। अब एक और प्रॉब्लम आती है, इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि कैसे करना है, कौन सी प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे, बट एक प्रॉब्लम और आती है इसी बीच में कि हर कोई मुस्लिम मेजोरिटी एरिया नहीं था जो पाकिस्तान में जाना चाहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे वो थे खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस, स्ट्रांगली अपोज टू नेशन थ्योरी। खान अब्दुल गफर खान ने टू नेशन थ्योरी को स्ट्रांगली अपोज किया, बट उसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं, और उसका एरिया जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट प्रोविनेंस था उसे पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। अब ये था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की, ऐसे ऐसे डिसाइड किया और ऐसे ऐसे इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का सोचा कि प्रोसेस पार्टीशन कैसे होगा। फिर एक तीसरी प्रॉब्लम आती है कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविनेंस है, उसके अंदर बड़े दर्जे पर नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी रहते हैं, और वो थे पंजाब और बंगाल। यहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों मेजोरिटी के अंदर थे। तो अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि इन दोनों प्रोविनेंस को भी डिवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल्स, इवन लोअर लेवल्स में। तो ये इन्होंने डिसाइड तो करा, पर ये डिसीजन क्लियरली नहीं बनाया गया 14-15 अगस्त की मिडनाइट तक। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, लोगों को नहीं पता चला कि उनका बंटवारा हुआ है, उन्हें ये देश छोड़ के जाना है, यहीं रहना है, जिससे बहुत ज्यादा वायलेंस फैला है। चौथी प्रॉब्लम ये थी कि वायलेंस तो होता है, पार्टीशन तो हो गया, और उसके बाद जो है जो दोनों बॉर्डर की माइनॉरिटीज थी उन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। Lakhs of Hindus and Muslim and Sikhs found themselves in a trapped situation. Lakh of people from both sides lost their homes, lives and properties and became the victim of communal violence. लाखों की संख्या के जो हिंदू मुस्लिम सिख थे उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर ट्रैप मिला, फंसा हुआ पाए, और दोनों साइड के लोगों ने अपने घर, जिंदगियां, जमीन जायदाद खोए और एक कम्युनल वायलेंस के विक्टिम बने।
कम्युनल वायलेंस जो है बहुत बड़े लेवल पे हुआ था 1947 के अंदर, और ये काफी क्लियर हो गया। अब इस वक्त तक ये क्लियर हो चुका था कि इस देश का बंटवारा होने वाला है, और इसी वजह से वायलेंस जो है वो बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो गया था किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट। जहाँ मुस्लिम है वहाँ हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेंस शुरू हो गया, जहाँ हिंदू और सिख की मेजोरिटीज है वहाँ मुस्लिमों के अगेंस्ट वायलेंस शुरू हो जाता है। बट प्रॉब्लम होती है कि कोई भी पब्लिक और पॉलिटिकल लीडर इस पे ध्यान नहीं देता। उनका मानना था कि अभी थोड़े दिन होएगा फिर बंद हो जाएगा, बट ये वॉयलेंस जो है बहुत बहुत ज्यादा जल्दी हाथ से बाहर चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे कैसे पार्टीशन का रिजल्ट क्या रहा, हमने क्या क्या कंसिक्वेंसेस फेस किए इस पार्टीशन की वजह से। जैसे सबको पता है 1947 का वो साल सबसे बेकार साल होता है जिसके अंदर हमने लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री देखा। हमने देखा कि कैसे बिना किसी प्लानिंग के मजबूरी में लोगों को अपने घर परिवार को छोड़ के जाना पड़ रहा है। कैसे हमने देखा देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसाइटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स। कैसे दोनों साइड बॉर्डर्स के दोनों साइड, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी और इंडिया के बॉर्डर पर भी कैसे हत्याएं और दरिंदगिरी करी जा रही है लोगों के साथ। धर्म के नाम पे जो है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मार रही है। इसके अंदर जो सबसे बड़े कम्युनल जोन बनते हैं वो बनते हैं लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ कम्युनल वायलेंस होती है, और मुस्लिम वुड अवॉइड गोइंग इनटू द एरिया वेयर मेनली हिंदू और सिख्स लिव्ड। जहाँ हिंदू और सिख्स रहते थे वहां पर मुस्लिमों ने जाना अवॉइड करा, और सिमिलरली जहाँ पर मुस्लिम की मेजोरिटीज थी वहां पर सिख्स और हिंदूज ने वहां से दूर रहने का सोचा। माइनॉरिटीज को अपना रेफ्यूजीज कैंप को अपना टेम्परेरी घर बनाना पड़ा। ये लोग सालों महीने रेफ्यूजी कैंप में रहे हैं, लोगों को मारा गया, वुमेन्स वर रेप्ड, अडॉप्टेड एंड कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ अबडक्टर्स। वुमेन्स का रेप हुआ, उन्हें किडनैप किया गया, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। कुछ कुछ औरतों को तो उनके घर वालों ने ही मार दिया अपने ऑनर्स को प्रिजर्व करने के लिए। चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ा, बिछड़ना पड़ा। और राइटर, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव expressed the ruthlessness of the killing and the suffering of displacement and violence in their novel, short stories, poems and films. They describe partition as a division of hearts. जितने भी राइटर, पोइट्स और फिल्म मेकर थे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, इन लोगों ने इस वॉयलेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, लोगों की सफरिंग और किलिंग को अपनी पोएम्स, स्टोरीज और फिल्मों में डिस्क्राइब किया, और एक इसको नाम दिया डिवीजन ऑफ हार्ट, दिलों का बंटवारा। ये सिर्फ देश का बंटवारा नहीं रहता, ये दिलों का बंटवारा भी था। पार्टीशन में सिर्फ प्रॉपर्टीज डिवाइड नहीं हुई थी, यहाँ लाइबिलिटीज, एसेट्स और पॉलिटिकल डिवीजन भी हुआ था कंट्री का। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप, बुक्स, हर चीज का बंटवारा होता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, रेलवे का भी बंटवारा होता है। दे वर आल्सो पार्टीशन ड्यूरिंग 1947। माना जाता है कि अराउंड 80 लाख पीपल माइग्रेट करते हैं नए नए बॉर्डर में, और कम से कम 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे बंटवारे के टाइम पे, जो ये वायलेंस हुई उसके अंदर।